आ गई महारानी सैर सपाटा करके। अब रसोई में खाना भी बनाना है या फिर पूरे दिन सड़कों पर आवारागर्दी ही करनी है। दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक खाने की कोई भी तैयारी नहीं की है तूने। वैसे भी आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं मायके से, और भाई भाभी और उनके बच्चे आने वाले हैं, तो सबके लिए खाना बनाना है। अब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ कब से। पता नहीं रोज़ रोज़ सड़कों पर क्या खाक छानने जाती हो। कितनी बार कहा है कि वो बुढ़िया अब तुझे नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी दुनिया है, पता नहीं किस कोने में बैठी होगी और जिंदा होगी भी या नहीं। कितनी बार तुझसे समझाया है, लेकिन फिर भी रोज़ सुबह शाम उसे खोजने के लिए निकल जाती है। भाभी रसोई में खाना बनाना है, मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। वो जहाँ भी होगी ना एक दिन मैं उनको ज़रूर खोज लाऊंगी। आखिर कहाँ जाएंगी वो अपनी बेटी को छोड़कर। पता नहीं बुढ़िया कहाँ चली गई। अच्छा है चली गई, उनके साथ तू भी चली जाती तो अच्छा होता। भाभी की बात सुनकर आभा कहती है, भाभी अगर मैं चली जाती ना तो तुम्हारे घर का काम कौन करता, खाना कौन बनाता। कम से कम मेरी वजह से आप दोनों को समय पर खाना तो मिल जाता है ना। आभा की बात सुनकर दीपा के तन बदन में आग सी लग जाती है और आभा के बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं तुम्हारे। जवान भी बहुत चलने लगी है, कैंची की तरह कच 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 जवान चलाती हो। आज मैंने इनको काट ना दिया तो कहना बस। बहुत घमंड है ना तुझे अपने इस लंबे बालों पर। आज बालों को निकाल ना दिया तो कहना। आह भाभी मेरे सर में लग रही है, मेरे बालों को छोड़ो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। कमरे में बैठे हुए अपने भैया को आभा आवाज़ देते हुए, भैया बचाओ बचाओ भैया, देखो भाभी मेरे साथ क्या कर रही हैं, जल्दी से बाहर आओ और मुझे बचाओ भैया बचाओ। आभा की आवाज़ सुनकर कमरे से मोहन निकलकर आया और कहता है, क्या है आभा, क्यों चिल्ला रही हो। भैया आप देख नहीं रहे हो भाभी किस तरह मेरे बालों को खींच रही है, जल्दी से मेरे बालों को छुड़ाओ। आभा जरूर तुमने ही कुछ उल्टा सीधा किया होगा, सीधा जवाब दिया होगा अभी अपनी भाभी को। जवान तो तुम्हारी बहुत चलती ही है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल को तुझे पराए घर जाना है, थोड़ा सा भाभी से सहूर सीख लो, वरना ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाओगी क्या। इतना कहकर मोहन घर से बाहर निकल गया। बड़ी मुश्किल से आभा दीपा के हाथों से अपने बालों को छुड़ाती है, लेकिन फिर भी आभा के बहुत से बाल दीपा की मुट्ठी में टूटकर बंधे रह गए। आंखों में आंसू भरकर आभा भाभी से कहती है, भाभी आज आपका समय है, मेरे साथ जितना बुरा भी व्यवहार करना है ना कर लो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं आपसे भी ताकतवर हो जाऊंगी और आप देखती रह जाएंगी। आज मैं आपके घर से सारे काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी होगा जब मैं बैठकर खाऊंगी और आप बनाकर खिलाएंगी हमें। हंसते हुए दीपा कहती है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अकड़ नहीं गया। ऐसा कभी नहीं होगा, सपने में भी नहीं हो सकता। ख्याली पुलाव पकाने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब जाओ जल्दी से रसोई में खाना बनाओ, मेरे मायके से सभी लोग आते ही होंगे। भैया भाभी के व्यवहार से आभा बहुत ज़्यादा दुखी है। रसोई के एक कोने में बैठी बैठी बहुत देर तक रोती रही, अपनी माँ को याद करते रही। माँ आप कहाँ चली गई माँ, पिछले एक हफ्ते से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही हो। माना कि आपकी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर को और अपनी बेटी को भूल जाओ। जहाँ कहीं भी हो माँ, जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ माँ। एक आपके अलावा मेरा इस घर में है ही कौन। आप ही थी जो मुझे समझती थी। भाभी तो वैसे भी पराई है, और भैया भी भाभी के कहने पर ही कुछ करते हैं। उन्हें हम दोनों के दुख दर्द दिखाई नहीं देते हैं। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से पता नहीं आप कहाँ चली गई हो माँ। तुम्हारा बुखार ठीक हुआ भी होगा कि नहीं,
आभा एक 20 साल की खूबसूरत लड़की है जिनके नए नक्श बड़े ही तीखे और बाल कमर तक लंबे हैं। कोई भी जब पहली बार आभा को देखता है तो देखते ही रह जाता है। भाभी के सामने जब भी कोई आभा की खूबसूरती की तारीफ करता है तो दीपा जल भुन जाती है। जब तक आभा के पिता थे तब तक घर में सब कुछ ठीक था। आभा बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन 1 साल पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। भाभी को घर में आए मात्र 6 महीने ही हुए थे। हालांकि भाई का रिश्ता पिताजी ही तय करके गए थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद शादी 6 महीने बाद ही निकली। जब भाभी घर में आई तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन भाभी ने घर में आते ही अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। पूरे घर पर कब्जा कर लिया। इसी बात को लेकर कभी कभी मेरी भाभी से बहस भी हो जाती थी। माँ से भी उल्टा सीधा बोलती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे भाभी कुछ भी बोल दे, लेकिन जब माँ से कुछ उल्टा सीधा बोलती थी तो मुझसे सहन नहीं होता था। कुछ दिनों से आभा की माँ शोभा देवी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। आभा ने भाई से कहा कि भैया माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको पास के ही अस्पताल में लेकर चलो। तो भाभी ने अकड़ते हुए कहा, अस्पताल ले जाने की क्या ज़रूरत है? बुढ़िया 80 बरस की होने को है और कितना जिएगी? जितना जीना था जी लिया। अब हम इनका कोई इलाज नहीं करवा पाएंगे और इनके इलाज में हम 1 पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत बुखार है, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? माँ को 104 बुखार है और आप कह रही हो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? एक माँ ही है जिनकी वजह से मुझे इस घर में अच्छा लगता है, वरना मैं इस घर को छोड़कर कब की चली गई रहती। हाँ, तुम तो यही चाहती हो, इस घर को छोड़कर जाना। वैसे भी तुम्हारे लिए जल्दी से कोई लंगड़ा लुल्हा लड़का देखकर इस घर से विदा कर देना चाहिए। मैं तुझे ज़्यादा दिन तक इस घर में कब वैसे भी नहीं देख सकती। बहू की बात सुनकर शोभा देवी जी कहती हैं, बहू मेरी बेटी के लिए लंगड़ा लुल्हा क्यों देखोगी? उसके पिता उनके शादी के लिए 10 लाख रुपए जमा कराकर गए हैं। उन्हीं पैसों से मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगी और खूब धूमधाम से करूंगी। अपनी बेटी को विदा करूंगी। किसी लंगड़े लुल्हे से नहीं, बल्कि अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगी। वैसे तो बुढ़िया की तबीयत खराब है, लेकिन लड़ने के लिए देखो तुरंत बोल पड़ती है। देखा ना मोहन, वैसे तो माँ बेटी दिन भर कहते हैं कि माँ की याददाश्त कमज़ोर है, उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रहता, लेकिन देखो बुढ़िया को 10 लाख अभी तक याद है। बहू बेटे दोनों ही माँ का इलाज कराने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं सभी लोग। रात में दीपा अपने पति से कहती है, देखो जी, तुम्हारे पिताजी आभा की शादी के नाम पर 10 लाख, बाप रे बाप, 1-2 लाख नहीं 10 लाख जमा कराकर गए हैं। उनकी एक फूटी कौड़ी भी मैं उन लोगों को नहीं दूंगी। पिताजी के पैसों पर, संपत्ति पर अब हमारा पूरा अधिकार है। अब हम देना चाहेंगे जो बस वही देंगे, हमारी मर्जी चलेगी। लेकिन जब तक ये बुढ़िया हमारे साथ रहेगी ना, तब तक तो हम उन पैसों को नहीं ले पाएंगे। ऐसा करते हैं, हम बुढ़िया को ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद सोचेंगे आभा की शादी कहाँ करनी है और कितने पैसों में करनी है। ठिकाने लगाने का मोहन चौंकते हुए कहता है, दीपा तुम्हारा ठिकाने लगाने का क्या मतलब है? अरे वैसे भी तुम्हारी माँ की याददाश्त ठीक नहीं है। कल उनको हम अस्पताल के नाम पर कहीं ले चलते हैं और कहीं छोड़ आएंगे और जल्दी ही कैसा भी लड़का देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे। नहीं तो ये बुढ़िया पूरे 10 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करवा देगी। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो दीपा। मैं पास के शहर में एक वृद्धा आश्रम में बात करता हूँ, उधर उस बुढ़िया को भेज दूंगा। दूसरे दिन मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखवाने ले जा रहा हूँ। आभा खुश होते हुए कहती है, क्या सच में भैया? तो
माँ को डॉक्टर के पास आप लेकर जाने वाले हैं? तो चलो भैया, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, माँ के साथ चलती हूँ। तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? घर पर बहुत सारे काम हैं, तुम घर पर ही रुको। ठीक है भैया, वैसे भी आज मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल है, मैं अपने कॉलेज का काम निपटा आती हूँ। आप माँ को दिखा कर ले आओ। मोहन अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर चला जाता है, जहाँ एक वृद्धा आश्रम में वह उनको छोड़ने गया। इधर आभा जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है तो दीपा उसके साथ हाथ से किताब छुड़ाकर फेंक देती है और कहती है, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। बहुत पढ़ाई कर ली तुमने, अब हम तुम्हारी पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं कर सकते। जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा। भाभी कैसी बातें कर रही हो? मेरे आज फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल हैं, अगर नहीं जाऊंगी तो मेरे 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी पढ़ाई करके तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है? चुपचाप से घर के काम धाम देखो। तुम्हारे रहते मैं घर का एक काम भी नहीं करूंगी। जाओ रसोई में पहले खाना बनाओ, उसके बाद पूरे घर की सफाई करना। और मैंने बाल्टी में कपड़े डाल रखे हैं, उनको भी धोना है, वो भी धो लेना। भाभी मैं यह सारा इतना सारा काम कॉलेज से आने के बाद कर लूँगी। प्लीज़ भाभी, आप मुझे कॉलेज जाने दो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, बिल्कुल नहीं मानोगी। दीपा आभा को कमरे में बंद कर देती है, बाहर से कुंडी लगा देती है। आभा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपनी भाभी से बोलती रही, विनती करते रही, भाभी मुझे कॉलेज जाने दो, मेरे 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दीपा को ना तो उसकी खूबसूरती पसंद थी, ना ही उसकी पढ़ाई। बस इस वजह से उसने कमरे में बंद कर रखा था दीपा ने। दोपहर तक आभा के कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलती है। दोपहर के 2 बजे मोहन हड़बड़ाता हुआ घर में आता है और माँ माँ कहकर चिल्लाता है। मोहन की आवाज़ सुनकर आभा खिड़की के पास आती है और कहती है, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? माँ ठीक तो है ना? उनको डॉक्टर से दिखवा दिया ना? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ कहाँ है? जल्दी से मेरा दरवाज़ा खोलो, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है भैया। आभा एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लेती है। मोहन घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहता है, आभा पता नहीं माँ कहाँ चली गई। डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने उन्हें अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा हुआ रखकर और मैं उनके लिए जूस लेने चला गया था। जब वापस आता हूँ तो माँ वहाँ बेंच पर नहीं थी। चारों तरफ ढूंढा, कहीं भी नहीं दिखाई दी। 2 घंटे से अस्पताल के चारों तरफ की सड़कों को छान मारा, लेकिन माँ कहीं भी नहीं मिली। शोभा अपनी माँ के गुमने की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तो माँ आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाती हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए जैसा आप कहते थे माँ हमेशा वैसा ही करती थी। नहीं भैया नहीं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है कि माँ गुम हो गई हैं या फिर कहीं चली गई हैं। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है आभा? बताओ तुम। देखा नहीं तुम्हारे भैया कितने घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, माँ के लिए कितना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही है या फिर तुम्हारे भैया की भी माँ है? उनको भी बराबर का दुख होता है, समझ गई? आभा अपने सूट का दुपट्टा लेकर तुरंत ही अस्पताल के आसपास की सड़कों को छानने लगती है। कहीं उनकी माँ दिख जाए, कहीं उनकी माँ नज़र आ जाए। लेकिन उनकी माँ कैसे दिखेगी, क्योंकि उनका भाई तो दूसरे शहर के वृद्ध आश्रम में माँ को छोड़कर आया है। लेकिन आभा ने अपनी माँ को ढूंढने की आशा नहीं छोड़ी। आज उनको गए हुए पूरा 1 हफ्ता निकल गया, फिर भी हर रोज़ अपने शहर की हर एक गली को देखती है, हर एक गली में अपनी माँ को ढूंढती है, कहीं उनकी माँ नज़र आ जाए। अगर दूर से भी किसी बूढ़ी औरत को आभा देख लेती तो भागकर उनके पास जाती। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया आभा को उनकी माँ न मिली। तभी रसोई में दीपा आती है और कोने में आभा को बैठा हुआ देखकर कहती है, ओहो महारानी, अभी तक आराम फरमा रही हो? मेरे मायके के सभी लोग के आने का समय हो गया है और तुम अभी तक बैठी हो? कुछ भी काम नहीं किया है तुमने?
जल्दी से उठो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सारा काम निपटाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आभा को अपनी भाभी भैया से बड़ी ही नाराज़गी है। एक तो माँ का पता नहीं चल रहा, दूसरा भाई भाभी ने उनकी पढ़ाई की छुट्टी कर दी, जबकि उसकी पढ़ाई करने का बहुत मन था। वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा कुछ करना चाहती थी, बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। आभा जल्दी जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में ही उनकी भाभी के मायके वाले आ गए। दीपा आभा को ऑर्डर देती कहती है, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देना और हम सब लोग साथ बैठकर खाएंगे तो तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। हम लोगों के साथ खाना खाने के लिए मत बैठना तुम, ठीक है? भाभी, मुझे वैसे भी आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आभा का यही जवाब सुनकर दामिनी के कलेजे में तीर सा चुभ जाता है। उसे आभा का यह स्वाभिमानी रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए दामिनी हमेशा आभा की बेइज्जती करती रहती थी। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर दीपा के मायके वाले सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। सभी लोगों के खाना खा लेने के बाद दीपा आभा से कहती है कि बाहर वाले कमरे में ड्राइवर बैठा है, उसको भी खाना परोस दो। बाहर वाले कमरे में आभा जब ड्राइवर को खाना देने जाती है तो एक 25-26 साल का नवयुवक कुर्ता पैजामा और गले में साफी डालकर बैठा हुआ है, पैरों में हवाई चप्पल पहनी है। आभा उसे खाना दे आती है। जब वापस आई तो अपने सभी मायके वालों के सामने दीपा कहती है, क्यों आभा, लड़का तो पसंद आया ना तुझे? भाभी, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सभी मायके वाले खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। दीपा की माँ कहती है, दीपा के कहने का मतलब है कि जिस ड्राइवर को तुम अभी खाना देकर आई हो उसी के साथ दीपा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले 8 दिनों में तुम्हारी शादी है। भैया, भाभी ऐसा नहीं कर सकती है। मैं ऐसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। अभी तो मुझे माँ को ढूंढना है। जब मेरी माँ वापस मिल जाएगी तभी मैं शादी करूँगी। मैं माँ के बिना शादी नहीं करूँगी। मोहन चिल्लाते हुए कहता है, अगर माँ नहीं मिली तो क्या तू पूरी ज़िंदगी तुम शादी नहीं करोगी? और वैसे भी माँ की इतनी उम्र हो गई थी, शहरों में इतने सारे गाड़ी वाहन चलते हैं, पता नहीं कहीं टकरा बकरा गई होंगी, क्या हाल हुआ होगा उनका, वापस आएंगी भी नहीं। देखो आभा, अब हम तुम्हारे भाई, बड़े भाई और भाभी हैं, हमारी बात तुझे माननी पड़ेगी। अगर तुम बात नहीं मानोगी तो निकल जाओ इस घर से। अब हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। एक तो हम अपने भाई भाभी होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, ऊपर से हमें ही नखरे दिखा रही हो। बेचारी आभा की अपने भाई भाभी और उसके मायके वालों के आगे एक न चली। हफ्ते भर में आभा के भैया भाभी आभा की शादी सुरजीत से कर देते हैं। विदा के बाद समय आभा बहुत रोई थी, क्योंकि उनके माँ की बहुत याद उन्हें आ रही थी। आज उनकी माँ उनके साथ नहीं है। पिता तो पहले ही छोड़कर चले गए थे। भाई भाभी ने भी बाहर वाला समझकर उसे घर से निकाल दिया और शादी के बाद कभी दोबारा से आभा को नहीं बुलाया। आभा का मायका पूरी जिंदगी के लिए छूट गया। विदा के समय पर दीपा ने कहा था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। अब जिस घर में तुम्हें ब्याह करके भेज दिए हैं उसी घर में पूरी ज़िंदगी सड़ो और मरो, उसी घर में रहो, जो भी करना है। हमारे घर में पलट कर भी नहीं आना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाभी, मैं भी आप लोगों के घर नहीं आना चाहती। अब इस घर में मेरी माँ नहीं है तो मेरा मायका भी नहीं है। आज जाते जाते आभा का जवाब फिर से दीपा को चुभ गई। आभा की अपने भाई भाभी के घर नहीं आना चाहती थी। शादी के बाद भाई भाभी ने आभा से कोई रिश्ता नहीं रखा, कभी बुलाया भी नहीं। कुछ दिन बाद दीपा मुकेश से कहती है, चलो अच्छा हुआ बुढ़िया भी चली गई और फोकट में उसकी बेटी की शादी भी हो गया। अब ये 10 लाख रुपए हमारे हुए। अब हम इन रुपयों से एक कार खरीदेंगे और फिर घूमने के लिए चलेंगे। आभा के घर से जाने के 6 महीने बाद ही
मोहन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसे उसके दोनों पैर कट जाते हैं। वो पूरी तरह से चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। मोहन के इलाज में दीपा को सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है। आज जब दीपा के ऊपर मुसीबत पड़ी तो उसे अपने जेवर, मकान सब कुछ बेचना पड़ गया। तब जाकर मोहन का इलाज पूरा हो पाया। ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। पूरे साल इलाज चलता रहा। दिल्ली के एम्स जैसे अस्पताल में हर महीने 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते थे। अब तो ये हाल हो गया था कि उसके पास गिने चुने पैसे होते थे। खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे थे। हालांकि साल भर तक मोहन का इलाज चलने के बाद उसके पैर ठीक हो गए, लेकिन अब उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था और जहां पर मोहन नौकरी करता था उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी बीच दीपा और मोहन को एक बेटी भी पैदा हुई जिसको खिलाने पिलाने के लाले पड़ने लगे थे। थक हार कर दीपा ही अपने पति से कहती है कि वह कुछ काम करना चाहती है जिससे घर में 4 पैसे आए और हम दोनों के खाने पीने का इंतजाम हो सके। दीपा, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, फिर तुम क्या करोगी? ऐसे पड़ोस की कुछ औरतें हैं, शादी ब्याह में पूरे महीने का काम करती हैं। मैं वही काम कर लूँगी। मोहन के पास कोई चारा नहीं था। वो घर पर रहकर छोटी सी बेटी को अपने पास रखता और दीपा शादी ब्याह में पूरियां बेलने का काम करने लगी। ऐसी मुसीबत के समय में सारे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। 10 दिन बाद दीपा मोहन से कहती है कि कल उसे पास के शहर में एक बहुत बड़े सरकारी अफसर के घर खाना बनाने के लिए जाना है। उसके घर बेटे का जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। मैंने तो सुना है कि दोनों पति पत्नी बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। उनके आगे पीछे बहुत गाड़ियां चलती है। उनके आसपास बंदूक लिए लोग घूमते हैं। किसी को घर में बिना जान पहचान के जाना मना है, तो ऐसे जगह जाना काफ़ी अच्छा होगा, जान पहचान भी बढ़ेगी। मेरे साथ जाने वाली और भी लोग हैं जो कि मेरे साथ जाएंगी और वहाँ पूरियाँ बेलेंगी। दोनों पति पत्नी डीएम है और एसडीएम है। मैं तो सोच भी रही थी काम होने के बाद उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर अपनी बेटी के लिए और अपने इलाज में हुए खर्च उनके लिए मुआवजा मांग लूँगी और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मांग लूँगी। वो लोग हमारी बहुत मदद करेंगे। आप बीती सुनकर मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है दामिनी, तुम्हें जो ठीक लगे वो करना, क्योंकि अभी तो हम एक एक पाई के लिए मोहताज हैं। अगर कोई हमारी मदद करे दे तो अच्छा है ना। दूसरे दिन दीपा पूरियां बनाने के लिए उस घर में पहुंच जाती है। घर देखकर दीपा की आंखें चौंक गई, क्योंकि वो घर नहीं एक बंगला था। बाहर एक बहुत बड़ा गेट लगा है। 2 सिक्योरिटी वाले बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। पूरी चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। अंदर की जगह जगह पुलिस बैठी हुई है। बहुत बड़ा पार्क, एक स्विमिंग पूल बना है। लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कार आ रही है। बड़े बड़े हलवाई खूब सारा खाना बना रहे हैं। तभी उधर एक बुढ़िया आती है और खाने को चेक करती है कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बन गया है। उस बुढ़िया ने एक महंगी सी कॉटन की साड़ी पहनी है। गले में सोने की चैन है, हाथ में सोने के कंगन है और लेकिन पता नहीं क्यों दीपा को वो बुढ़िया कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, इसलिए वो बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगी। दीपा को पता ही नहीं चला कि कब बूढ़ी अम्मा का पीछा करते करते घर के अंदर आ गई, क्योंकि खाना तो घर के पीछे वाले हिस्से में बन रहा था। अंदर खड़ा हुआ एक व्यक्ति दीपा को रोक लेता है और कहता है, आपको किसी से मिलना है क्या? दीपा कहती है, उन बूढ़ी अम्मा से मिलना है। सिक्योरिटी वाले अम्मा जी को आवाज़ देते हैं। कहता है, अरे माताजी, आपसे कोई मिलना चाहता है, ज़रा इधर तो आना। जैसे ही अम्मा जी दीपा की तरफ मुड़ती है तो सामने अपनी सास को और सास के ठाठ को देखकर दीपा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
भाग कर जाती है और हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी आप इधर कैसे? आपको तो तभी पीछे से आवाज़ आती है। हाँ भाभी, माँ को तो भैया वृद्धा आश्रम छोड़ आए थे, तो माँ को तो वृद्धा आश्रम में होना चाहिए था। माँ को इतने ठाट बाट में देखकर आपके तो होश ही उड़ गए होंगे। सामने अपनी ननद और नंदोई को देखकर दीपा के आश्चर्यचकित हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सच में है या सपना हो रहा है, चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आभा की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि आभा को पता चल गया है कि उसके भाई माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आए थे। क्योंकि भाभी अपने आपने क्या सोचा, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। आप माँ को वृद्धा आश्रम भिजवा देंगी और माँ को ढूंढ नहीं पाऊंगी मैंने कहा था ना, एक दिन मैं माँ को जरूर ढूंढ निकालूंगी। और देखो भाभी, मैंने माँ को ढूंढ लिया। लेकिन आप इधर क्या कर रही हो और मेरे घर में कैसे आ गई? तभी पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, अरे ये तो पीछे खाना बनाने वाली औरत है जो पूरियाँ बनाने का काम कर रही थी। इधर तुम क्या कर रही हो? चलो उधर ही वापस जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। सिक्योरिटी वाले उसको धमकी देकर बाहर भेजने लगे। भाभी, 2 साल पहले मैंने कहा था ना कि आज आपका समय है। भाभी, आप मुझसे खाना बनवा रहे हो, लेकिन एक दिन समय ऐसा आएगा जब आप मेरे लिए खाना बनाएंगी। आज वही समय है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है आभा? मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाने लगी? अरे आभा, तुम पागल की पागल ही रहोगी। मैं तुम जैसी भिखारन के लिए क्यों रोटी बनाऊंगी, क्यों पूरियाँ बनाऊंगी, क्यों खाना बनाऊंगी? मैं तो बहुत बड़ी अफसर के यहाँ इधर खाना बनाने आई हूँ। भाभी, ये घर मेरा है, मेरे ही बेटे का जन्मदिन है और वो दोनों सरकारी अफसर हम दोनों ही हैं। चौंकती हुई दीपा कहती है, क्या आभा, वो दोनों सरकारी अफसर तुम दोनों हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी थी और तुम्हारी शादी एक ड्राइवर से की थी। भाभी, आप मेरे भगवान नहीं हैं जो मेरी किस्मत लिखेंगी। भाभी, आप भले ही मेरी शादी एक रिक्शा वाले बेटे के साथ कर दी, लेकिन वो रिक्शा सुरजीत नहीं चलाते थे। दरअसल उनके पिताजी का था और सुरजीत अपने आईपीएस की तैयारी कर रहे थे। उन दिन उनके पिताजी घर पर नहीं थे, इसलिए आपके मायके वालों ने ड्राइवर बनाकर उनके पिताजी की जगह सुरजीत आए थे। क्या एक ड्राइवर का बेटा आईपीएस की तैयारी? नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकता। मेरी शादी होने के बाद जब मैंने सुरजीत को आईपीएस की तैयारी करते हुए देखा तो मैंने उसे बताया कि मुझे भी पढ़ाई करना है, मुझे भी पढ़ लिख कर कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। तो उसने अपने साथ ही मेरी भी पढ़ाई शुरू करवा दी और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। भाभी, हम दोनों ही बड़े अफसर बन गए। आज देखो देखो, हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है और मेरी माँ भी है। इसी को कहते हैं किस्मत, कहते हैं भाभी। आभा की बातें सुनकर दीपा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन तुम्हें माँ कहाँ से मिली? मैं अपने सरकारी काम से एक दिन वृद्धा आश्रम गई थी, उधर ही मुझे माँ मिली और माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। दीपा भागी भागी अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है और कहती है, माँ जी, अब आप ही मेरा सहारा हो, अपने घर चलो। आपके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है माँ जी, उनके दोनों पैर कट गए हैं। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आपकी एक पोती भी है, अपनी पोती के लिए ही घर चलो माँ जी, घर चलो, मेरी कुछ मदद कर दो। आज मेरी परिस्थितियों पर तरस खाओ। ये हो ही गई, मुझे दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ रहा है माँ जी। शोभा देवी जी बहू की बातें सुनते हुए, बहू, तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो हमसे अच्छा कोई नहीं अच्छा करने की उम्मीद कर रही हो। मुझसे ये नहीं होगा बहू। मेरे पीठ पीछे तुमने मेरी बेटी को एक ड्राइवर के साथ ब्याह दिया और दोबारा उनकी कभी खबर नहीं ली। ये तो मेरी बेटी की किस्मत अच्छी निकली कि आज वो राज कर रही है
और सच में अगर मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हें अपने ही किए का फल मिल रहा है बहू, तुम्हें अपने किए का फल मिल रहा है। हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। आभा के ठाट बाट देखकर दीपा जली कुड़ी जा रही थी। उसे अपनी किस्मत और हालातों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज उनकी अपनी ननद और सास से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अपना सा मुंह छोटा मुंह करके लेकिन दीपा घर वापस आ जाती है, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। उसने अपनी सास और ननद के साथ जो व्यवहार किया था, आज उसे उसी की सज़ा मिल रही थी। और अब तो वो अपनी सास ननद के ऐसे ठाट बाट देखकर पूरी ज़िंदगी जलती कुड़ती रहेगी। तो दोस्तों, जो जैसा करता है वो वैसा भुगतता है, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रकृति एक नियम है कि हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान मेरी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी, शिक्षाप्रद स्टोरी, नेचुरल कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।